हेलो स्टूडेंट्स, सिविक्स का चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर रहे थे। डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी हमने पहले बेसिक समझा था डेमोक्रेसी का। इक्वलिटी में हमने डाइवर्सिटी को समझ लिया था और सोसाइटी को समझा था, तो हम इक्वलिटी को समझ गए थे। इक्वलिटी की नीड को हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट फॉर्म्स होती हैं, तो जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो हमने समझी थी कि डेमोक्रेसी, मोनार्ची और डिक्टेटरशिप, इन तीनों को समझा था। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी समझा था, तो उसके लास्ट में हमने क्या पाया था कि अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये दो रिवॉल्यूशन को समझा था। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझी थी वो समझा था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है। फिर हमने समझे थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जिनमें हमने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, सोशलिस्ट है, सोवर्जिन है, ठीक है ना, जस्टिस है, उसमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टेनिटी है। तो ये सारे टर्म हमने समझे थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों के लिए क्या हैं, लोगों के लिए कौन से राइट्स हैं, लोगों की क्या ड्यूटीज़ हैं, तो इनका बेसिक हमने समझा था। अब बिकॉज चैप्टर जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इन शॉर्ट समझा है, बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं समझा है। हम समझ रहे हैं डेमोक्रेसी को डिटेल में, तो डेमोक्रेसी को हम डिटेल में समझ चुके हैं और हमें समझनी थी इक्वलिटी को डिटेल में। तो इक्वलिटी पे देखना ऐसा है, आप सोसाइटी में जहाँ रहते हैं तो आप देखते हैं ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्या है, कास्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। और गाँवों में क्या है, उन्हीं कास्टों से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे जो लोअर कास्ट हैं उनको रोका जाता है कि आप यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से पानी नहीं भरेंगे, ये आज भी हमारी सोसाइटी में होता है, ठीक है ना। वो इंसान हमारे घर पे आके हमारे घर का खाना नहीं खाएगा क्योंकि वो छोटी कास्ट का है। तो ये चीज़ें हम टीवी में भी देख लेते हैं, रियल सोसाइटी में भी देख लेते हैं। अब जो सोसाइटी है उसे इक्वल करने का, उसे यूनाइट करने का काम सबसे पहले कब हुआ, तो याद है आपको कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, बहुत सारे काम किए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ा हुआ है। अब लेकिन मूवमेंट्स जो हैं वो मास मूवमेंट अगर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्टार्ट किए तो गांधी जी ने किए, तो उसी का एक यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड दिया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है वहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे टॉपिक है फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले इनइक्वलिटी मतलब जो भेदभाव है उसके अगेंस्ट फाइट। तो जब गांधी जी ने क्या चलाया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसमें क्या था कि अंग्रेज़ों की जो चीज़ें हैं वो हम नहीं लेंगे, अंग्रेज़ों की एजुकेशन नहीं लेंगे, उनके बनाए हुए कपड़े नहीं लेंगे, उनके बनाए प्रोडक्शंस नहीं लेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गांधी जी के साथ पूरी कंट्री, किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी रिलीजन के लोग हों, कैसे भी डिस्क्रिमिनेटेड लोग हों, वो सब एक साथ आए। अब चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे अनटचेबल्स हो, चाहे अपर कास्ट हो, सारे एक साथ आके गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब लोग एक साथ आ गए तो लोग क्या हुए, इक्वल हुए, यूनाइट हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कम हो गए। देखिए इसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटीज एंड वर्कड फॉर अ वेलफेयर द सो कॉल्ड लोअर कास्ट whom he called हरिजन्स और पीपल ऑफ गॉड। महात्मा गांधी ने इसके बाद भी, जब लोग एक साथ आ गए, यूनाइट आ गए मूवमेंट्स, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो फेल हो गया, तो लोग फिर से सेग्रीगेशन हो गया, लोग फिर से इन चीज़ों पर बिलीव करने लगे। कहने का मतलब ये है कि एक स्टेप जो इक्वलिटी का था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। लोगों ने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया, एक साथ आज़ादी के लिए लड़ने के लिए आए। उसके बाद जब गांधी जी ने फिर भी देखा कि अभी भी सोसाइटी में सेग्रीगेशन है, लोग बटे हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन है,
तो उन्होंने अनटचेबल्स जो थे, जिन्हें हम छूते नहीं हैं या जिन्हें छू के लोग क्या करते हैं, अपने आप को नहाते हैं, छोटी कास्ट हैं जिनको हम छूना वूना पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, तो उनके लिए क्या किया गांधी जी ने काम किया, लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे ही हैं, ये चीज़ें हमें छोड़नी होंगी, तभी तो हम कंट्री को आगे ले जाएंगे, तभी तो हम एक अच्छा देश बना पाएंगे। और उन्होंने वो जो लोअर कास्ट थी उसको नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। मतलब ये था कहने का कि जब हम हरिजन कहेंगे, पीपल ऑफ गॉड उन्हें कहेंगे, भगवान के लोग कहेंगे, तो शायद भगवान पर फेथ करने वाले लोग उन्हें अपने जैसा माने और सोसाइटी में रिफॉर्म आए। इसके अलावा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है ना, वो भी क्या थे, एक लोअर कास्ट से थे, छोटी कास्ट से थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की कि वो क्या करें, जो लोअर कास्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबा तबका है सोसाइटी का, उसको आगे लाया जाए। जैसे उन्हें मंदिरों में जाने की परमिशंस नहीं थी, तो उन्हें मंदिरों में जाने की परमिशन दिलवाई, ठीक है ना। जैसे गांव हैं, वहाँ के कुओं से पानी भरने की परमिशन नहीं थी, लोग मानते थे कि तुम अगर मैं कुएं को छुओगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो ये सारी परमिशंस ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिलवाई। और B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनटचेबल्स, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स लिखे, जिनमें उनको क्या किया गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि वो पढ़ें, जॉब्स करें और सोसाइटी का इक्वल पार्ट बने। तो वो सब हम जानते ही हैं। अब इसमें जो अनटचेबल्स हैं या लोअर सोसाइटी है, उसे आगे लाने के लिए, उन्हें यूनाइट करने के लिए, उनके और लोगों के बीच में इक्वलिटी फॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न्स किए गए। तो वो प्रोविज़न्स क्या हैं? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है, इसको बहुत अच्छे से सुनिए। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 80 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, 14 आर्टिकल से आर्टिकल 18 तक, इनमें क्या है, इक्वलिटी की बातें की गई हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लोगों को जो सब हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, चाहे वो अनटचेबल्स हों, सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अगर कोई उनको सरप्रेस कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, उनके राइट्स छीन रहा है, तो उनको क्या किया जाएगा, उन पर पुलिस केस किए जाएंगे और उन चीज़ों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो उनमें से जो मेन प्रोविज़न्स हैं वो यहाँ हमें पढ़ना है। आर्टिकल 15 में क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स discrimination on ground of religion, race. The Indian Constitution prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. It's laid down that the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, or place of birth. No citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disabilities, liabilities, restriction or condition with regard to access of shop, public restaurant, hotel and place of public entertainment, or the use of well tanks, bathing ghats, roads and place of public resorts, maintaining wholly or partly out of the state fund or dedicated to the use of general public। मतलब क्या था, लोगों को कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट के जो लोग हों, वो जो छोटी कास्ट हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। किस बेसिस पर? उनकी बॉडी के कलर के बेस पर, उनके रिलीजियन के बेस पर, उनकी नस्ल के बेस पर। जैसे सोसाइटी में कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, ठीक है ना, तो ये इसको रेस कहा जाता है। अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था, वाइट लोग पावर में थे और ब्लैकीज़ को वहाँ स्लेव बना के, दास बना के काम किया जाता था, ठीक है। फीमेल और मेल्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन कहाँ पैदा हुआ है, तो इन चीज़ों के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किन चीज़ों के बेस पर? कि कौन किस धर्म का है, किस जात का है, किस नस्ल का है, क्या वो मेल है या फीमेल है, उसका बर्थ प्लेस क्या है,
इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनको दुकानों में जाने से नहीं रोका जाएगा, उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाएगा, उन्हें ग्राउंड्स में जाने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है ना। जो डिसेबल हैं उन्हें भी इक्वल राइट मिलेंगे, उन्हें रोका नहीं जाएगा इक्वल राइट से, उन्हें एजुकेशन से नहीं रोका जाएगा। वेल्स, कुएँ हैं, टैंक्स हैं, नदियों के घाट हैं, रोड हैं, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ हैं, इन चीज़ों को उन लोगों से अलग नहीं किया जाएगा, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि मंदिर हुए, घाट हुए, कुएँ हुए, रोड हुए, हॉस्पिटल्स हुए, यहाँ पर सब लोगों को क्या इक्वल राइट हैं। किसी भी इस प्रकार का लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन, कलर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं होगा। सारे लोगों को ये पावर्स हैं, सारे लोगों को ये राइट्स हैं कि वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकें। आर्टिकल 16 क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब क्या है? लोग जो हैं वो चाहे किसी कास्ट के हों, किसी रेस के हों, मेल हो या फीमेल हों, कहीं पे भी पैदा हुए हों, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब की हैं, मतलब अगर वो पढ़ेगा, ठीक है ना, और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं तो उसकी जॉब इसलिए नहीं रोक दी जाएगी क्योंकि वो छोटी कास्ट से है। मतलब कास्ट के बेस पर जॉब्स नहीं होंगी। जिनके पास एजुकेशन होगी, जो उस चीज़ के लायक होंगे, वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रेस के हों, कहीं पर भी पैदा हुए हों, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। तो ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 70 को देखेंगे। 17 द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एज फॉरबिडन। अनटचेबिलिटीज़ है, जो छुआछूत है, इसको बंद किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? जो छुआछूत है इसको बंद किया। और अगर कोई इंसान ऐसा करता हुआ पाया गया या कोई भी एरिया जो किसी स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वहाँ पर इन चीज़ों की प्रैक्टिस, मतलब इन चीज़ों को मानते हुए लोगों को पाया गया, तो उनके बीच के उन पर क्या होगा? लीगल एक्शन गवर्नमेंट लेगी और उन्हें पनिश करेगी। मान लीजिए कोई छोटी कास्ट का इंसान है, उसे स्कूल में डिस्क्रिमिनेट किया गया क्योंकि वो क्या है? लोअर कास्ट है या अनटचेबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टीचर होगा क्योंकि टीचर ने बाकी बच्चों को इक्वलिटी नहीं सिखाई, तो टीचर को पनिश किया जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान, ठीक है, लोअर कास्ट का था, उसका टीचर अच्छा था, उसने पढ़ने का मौका दिया, सबके साथ पढ़ना सिखाया, वो पढ़ गया, उसके बाद उसकी जॉब लग गई, लेकिन जॉब के बाद जब वो ऑफिस में है तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट उसको किया जा रहा है। उसका बॉस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसके आसपास के लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उससे बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, उससे अनटचेबिलिटी को मान रहे हैं, उससे दूर रह रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? लीगल एक्शन यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जो उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं उन पर भी लिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पास लॉ टू इंश्योर दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। डिसेबिलिटीज़ क्या है? मतलब जो हैंडीकैप्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए। कब दिए गए? 1955 में। द डिसेबिलिटी एक्ट वाज पास्ड। डिसेबिलिटीज़ जो एक्ट था वो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास हुआ गया। यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ को क्या दिए गए? इक्वल राइट्स दिए गए। अब इक्वल राइट सबको हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आ रही होगी, क्या? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्यों आया जब इक्वल राइट है? उसका बेटा देखो एक रीज़न है, जब लोग पहले से ही पीछे हैं और कुछ लोग पहले से ही आगे हैं, तो जो लोग पहले से पीछे हैं उन्हें बराबरी पे आने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और अगर वो टाइम उन्हें नहीं दिया जाएगा तो जो आगे थे वो और आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना, और जो पीछे थे वो उतनी डिस्टेंस कवर तो कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा? आगे वाला तो और आगे निकल गया। तो इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और वो क्या आए? इक्वल जगह पर आ सकें। जैसे समझो एक बहुत फास्ट रेसर है, ठीक है ना, उससे हम आपकी रेस करवा दें तो क्या आप जीत जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस ही नहीं है, आपने उतनी कभी रेस दौड़ी ही नहीं है, आपने उतना प्रैक्टिस ही नहीं किया कि आप उससे जीत जाएं। लेकिन वो जितनी प्रैक्टिस कर चुका है और उसके बाद हम आपको साइकिल दे दें
तो आपको साइकिल दे दें और उससे कहें वो पैदल दौड़ेगा, ठीक है ना, तो आप दोनों के बीच इक्वलिटी हो गई। मतलब आपको हमने क्या दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी साइकिल के बेस पर। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन के बेस पर दी गई कि वो लोग बराबरी के हक पे आके क्या कर सकें, कंपटीशन कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये क्लियर हो गया। आगे आगे क्या है, इनइक्वलिटी अ वर्ल्ड ऑफ फिनोमिनन। इसमें क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, इसको हम पहले पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। In many democratic countries of the world, the issue of inequality is an important issue of concern. For example, in the United States of America, African Americans were treated extremely unequally. They were denied equality before law, especially before the civil rights movement. The civil rights movement was a movement that began in USA in 1950, in which African American people demanded equal rights and of racial discrimination. हमने आपको समझाया था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या था, वाइट थे और ब्लैक लोग थे। तो वाइट लोग क्या करते थे, गवर्न करते थे, और ब्लैक जो लोग थे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें अलग रखा जाता था। मतलब उनकी सोसाइटी अलग है, वो वाइट के एरिया में नहीं आ सकते। जो वाइट की जगह हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वो चर्च हो, तो जो वाइट का एरिया है उस वाइट के एरिया पे ब्लैक लोग क्या नहीं कर सकते, आ नहीं सकते उस जगह को। मतलब दोनों लोग वहाँ नहीं जा सकते, जो वाइट का एरिया वो वाइट का है, जो ब्लैक का एरिया है वो ब्लैक का एरिया है। तो इस तरह से रेशियल कलर के बेस पर लोगों को क्या किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट अफ्रीका में किया जा रहा था। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको अपार्थाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपार्थाइड। तो उसके बाद जो अफ्रीका के एक लीडर होते हैं नेल्सन मंडेला, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, और उसके बाद एक नया क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कहाँ, अफ्रीका में, जहाँ पे सबको, वाइट को और ब्लैकिस दोनों को इक्वल राइट दिए जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन क्या थी, अमेरिका में थी। अमेरिका इंडिपेंडेंट तो सबसे पहले हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो रूल बने थे वो रेशियल रूल थे। मतलब वाइट जो लोग थे उन्हें ज़्यादा पावर थी, और जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब अफ्रीका से रिलेटेड अमेरिकन थे, उनके राइट्स कम थे। तो उनके बीच में इक्वलिटी नहीं थी, डिस्क्रिमिनेट होते थे। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम क्या था, सिविल राइट मूवमेंट। 1915 में स्टार्ट हुआ, और इसमें डिमांड की गई कि चाहे अमेरिकन हो चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हों, दोनों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है ना। और ये मूवमेंट काफ़ी टाइम तक चला। ठीक है ना। लीडर कौन था इसका लीडर जो था वो रोज़ा पार्क एक लेडी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी जिन्होंने इसको लीड किया। कोई भी मूवमेंट बिना लीडर के नहीं चल सकता, क्योंकि लीडर एक अच्छी सोच का इंसान होता है जिसकी बातें हम मानते हैं और समझते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। Later, the Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, of national origin. In fact, no country in the world can be described as a being completely democratic. तो उसके बाद क्या हुआ, 1964 में जब वहाँ की गवर्नमेंट ने समझ लिया कि ये लोग नहीं रुकेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया जहाँ उन्होंने सबको इक्वल राइट दिए। तो इस तरह से जो सारी कंट्रीज़ हैं वो हम नहीं कह सकते कि सब डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनइक्वलिटी, अनटचेबिलिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। जैसे इंडिया ही है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, 60 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को, 70 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये इलीगल है, सबके लिए एजुकेशन है, सबको इक्वल राइट्स हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी को पास से देखते हैं तो हम देखते हैं क्या कि गाँवों में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, शहरों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, सारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हम किसी भी कंट्री को आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। इन दिस वे इनइक्वलिटी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टू डेमोक्रेसी। इसीलिए डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इनइक्वलिटी। द स्ट्रगल ऑफ
द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल फॉर देयर डिग्निटी शुड बी कंटिन्यूड। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि सबको एक मानना डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखेंगे डेमोक्रेसी या पॉपुलर चॉइस। डेमोक्रेसी इज़ ऑफ्टन द मोस्ट प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई इज़ दिस सो? फर्स्टली दिस इज़ बिकॉज पीपल आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। In democracy, they elected their own representatives who govern the country. Secondly, in times of social, cultural, political conflicts, the decisions are taken with popular consult of all people. This is called referendum. Thirdly, inequality is hallmark of a democracy. डेमोक्रेसी पॉपुलर क्यों है और डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है? डेमोक्रेसी अच्छी इसलिए है क्योंकि सोचिए, अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर सारी कास्ट, सारे लोग, सबको वोटिंग राइट नहीं होंगे, एक स्पेशल कास्ट को ही, मतलब एक स्पेशल कास्ट को ही वोटिंग राइट हो, तो क्या होगा, उसी कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे और जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी एक्ट बनेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उसी कास्ट के लोगों के लिए होंगी। तो बाकी के लोग पीछे छूट जाएंगे, उनके अच्छे के लिए कोई इंसान काम नहीं करेगा। तो डेमोक्रेसी में क्या है, सबको वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं पे भी पैदा हुआ हो। तो जब लोग ऐसे होंगे तो वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, और जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से इलेक्ट करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके लिए काम करेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 84 सीट्स जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिजर्व्ड है। मतलब जब भी इलेक्शन होंगे तो 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो एससी कास्ट से लड़ेंगे, और वो जो जीतेंगे तो वो 84 लोग कम से कम कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में किस कास्ट से होंगे, एससी, शेड्यूल कास्ट से होंगे। इससे क्या होगा, तो जो शेड्यूल कास्ट के जो लीडर होंगे वो शेड्यूल कास्ट के लिए बात करेंगे, ठीक है, उनके अच्छे के लिए सोचेंगे। तो इससे धीमे धीमे क्या होगा, शेड्यूल कास्ट जो है वो ऊपर आएगी। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइब के लिए रिजर्व सीट होती हैं 47, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए वो लोग काम करेंगे। वुमेंस की जो कंडीशन है उसके लिए टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसका 33% रिजर्व होता है। मतलब अगर पार्लियामेंट में 100 लोग हैं तो 100 में से 33 कौन होंगी, लेडीज़ होंगी, जिनका काम क्या होगा, वो वुमेंस को रिप्रेजेंट करेंगी और वुमेंस के अच्छे के लिए सोचेंगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, एक पॉपुलर चॉइस है। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम को ऐसे समझिए, जैसे हम लोग किसी सिचुएशन में बैठे हुए हैं, कुछ बुरा हो गया और हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो एक आदमी के दिमाग में एक ही आइडिया आएगा, लेकिन जब 10 लोग होंगे तो 10 लोगों के दिमाग में 10 अलग अलग आइडिया आएंगे, और क्या होगा, उसमें से हम बेस्ट आइडिया को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए पार्लियामेंट है, कोई नया बिल बनना है, तो नया बिल बनने से पहले क्या होता है, डिस्कस होता है, डिबेट होता है, और ज़्यादा लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं या वोट देते हैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को रेफरेंडम कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इतना सारा अकेले सोच सकते हैं, नहीं, पूरी मीटिंग हुई होगी, जितने भी वहाँ मेंबर्स होंगे, जो भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे होंगे, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्टर है, वो सारे लोग बैठे होंगे, कंसल्ट किया होगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं सर, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो उनकी पॉपुलर चॉइस से जो बेस्ट सॉल्यूशन निकला होगा वो उन्होंने अप्लाई किया, और हमने अटैक करके अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को वापस लिया था। तो इस चीज़ को रेफरेंडम कहा जाता है। अब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज क्या है, तो देखना, डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री हमने बना दी, डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो चीज़ें सुधर जाएंगी, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी में होती हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इंडियाज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली फॉर द पास्ट हाफ सेंचुरी। पिछले 50 सालों से जो हमारी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अच्छे से काम कर रहा है। बट दिस सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन फेसिंग सेवरल चेंजेस, सम ऑफ दीज चैलेंजेस आर, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे सेपरेट आउट अनएम्प्लॉयमेंट,
टेररिज्म, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इलिटरेसी, करप्शन, social evil, dowry, poverty are being overcome by providing equal opportunities to both the sexes and the employment opportunities for the backward class and the poor. सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे डाउरी है, दहेज है, कॉन्स्टिट्यूशन में बंद है, नियम तो नहीं है कि हमें डाउरी लेनी है, लेकिन आज भी चल रहा है और सबको पता है ये बुरा सिस्टम है, लेकिन सब लोग, कोई ने भी हिम्मत नहीं की कि इसको बंद कर पाएँ। ठीक है ना, सबको पता है कि वो बुरी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइटिंग में है कि इस चीज़ को हमें नहीं करना है, लेकिन हम नहीं, अपनी धुन में सवार हैं। ठीक है ना, तो हम उस चीज़ से आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो ये क्या है, ये एक बुराई है। ठीक है ना, जैसे एजुकेशन है, मैंने कहा था कि राइटिंग में तो है कि सबके लिए फ्री एजुकेशन है, एजुकेशनल राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या सारे लोग पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। ठीक है ना, स्कूल्स तो हैं गवर्नमेंट के, लेकिन सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो मना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो इलीगल भी है, लेकिन गाँवों में हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। जो लोअर कास्ट हैं उनकी सोसाइटी, वो जहाँ रहते हैं वो एरिया गांव से अलग होता है, वहाँ पे अपर कास्ट के घर नहीं होते, वहाँ केवल लोअर कास्ट के घर होते हैं। ठीक है ना, गरीबी एक समस्या है। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है, यह भी एक समस्या है। लोग एजुकेटेड नहीं है, यह भी एक समस्या है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेमोक्रेसी फेस करती है। एक्सट्रीमिशन और टेररिज्म भी फेस करती है। जैसे इंसान ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए और सोच लिया कि ये कंट्री बेकार है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही, बाकी लोगों को बहका दिया, बरगला दिया, और उससे क्या होता है, टेररिज्म राइज करता है। जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम है, लोग वो हमारे ही हैं, हमारे साथ ही रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें क्या किया, बहका दिया कि हमें इस कंट्री के साथ नहीं रहना, हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। तो वो प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। ठीक है ना, और लोगों को ऑपरेस भी किया जाता है, छोटी कास्ट को दबाया भी जाता है, ये भी हम टीवी में देख लेते हैं, जैसे रेप क्राइम है। ठीक है ना, तो ये क्या, ये डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि आप लिख लेंगे और लोग मान लेंगे। इन चीज़ों को हमें अपने माइंड सेट में सेट करना पड़ेगा। अगर हमने सोच लिया कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हमने सोच लिया कि हम डाउरी नहीं लेंगे, अगर ऐसे 50 बच्चे सोच लें तो कम से कम 50 लोग कम हो जाएंगे जो इन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। आपको देख के, अगर मान लीजिए इन 50 बच्चों को देखकर अगर 20 और 25 लोगों ने और इस चीज़ को माना, तो वहाँ पे भी एक चेंज आएगा। तो इस तरह से धीमे धीमे वो चेंज आगे बढ़ता जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आर गिवन इक्वल राइट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड स्पेशल प्रिविलेज थ्रू द डिसेबिलिटीज़ एक्ट, स्पेशल प्रिविलेज हमने आपको रिजर्वेशन बताया ही था कि 2 लोग जो अलग अलग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा दौड़ लेता है, एक नहीं दौड़ पाता, तो ये इक्वलिटी नहीं है। तो हमें दूसरे को क्या दी, दूसरे को हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी, जैसे उसको हमने साइकिल दे दी थी तो वो दौड़ लगा गया था। द चिल्ड्रन ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड मिड डे मील थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम सो दैट द इन्फ्लुएंट एंड द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन गेट ट्रीटेड एज इक्वल। जैसे जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, गरीब लोग अभी भी, या लोअर कास्ट जो हैं, वो अभी भी एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझते, तो उनके लिए क्या चलाया गया, मिड डे मील चला गया। क्यों? कि वो खाने के बहाने ही स्कूल आने लगें और थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगें, तो इसलिए मिड डे मील चलाया गया कि बच्चे किसी भी बहाने से स्कूल आएँ, खाना खाने के बहाने से आएँ और पढ़ाई करें। तो इस तरह की स्कीम गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है ना, अब प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उनकी एक लाइन है, वो यहाँ कोट की गई है। वेस्टर्न चर्चिल उनका नाम है। ठीक है ना, तो वेस्टर्न चर्चिल ने क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेंगे। नो वन प्रिटेंडेड दैट डेमोक्रेसी इज परफेक्ट of all wise. It has been said that democracy is the worst form of government, except all those other forms that have been tried from time to time. वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा था एक बार कि कोई भी ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसा कहा जाता है, द डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सबसे घटिया टाइप की गवर्नमेंट है उन सभी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो आज से पहले चला ली गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी जब लोगों के हाथ में राइट्स आ जाते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं।
ठीक है ना। और इसीलिए क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, स्ट्रिक्ट लॉ लाती है, जिससे क्या होता है लोगों को चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो ये वेस्टर्न चर्चिल ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी सॉल्यूशन कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना ही डेमोक्रेसी में सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। जैसे और गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ और टाइप की गवर्नमेंट फॉर्म्स जो थी वो ट्राई की गई, वैसे ही क्या है डेमोक्रेसी है। तो हमने उनकी प्रॉब्लम समझ ली है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। तो डेमोक्रेसी हमें और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या होता है, चीज़ें सिखा सकता है, हमें समझा सकता है, लेकिन अप्लाई करना क्या है, हमारा काम है। जिस दिन हम उन चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे, हम उन चीज़ों को समझ लेंगे, हम मन में ठान लेंगे कि ऐसा नहीं करना है, उस दिन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे और हम चीज़ों को आगे समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पूरे चैप्टर को एक बार आप रीड करिएगा। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका निकलता है तो आप मैसेज करके कमेंट कर सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम कल से इस चैप्टर की राइटिंग स्टार्ट करेंगे।